मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूँ। आरएसपी हो चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि आगे क्या किया जाए। जैसे कि मैंने पिछले 2 लेक्चर इसके संदर्भ में डाले थे कि आरएस की प्री कट ऑफ क्या हो सकती है। इसमें मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आई, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। मेरा ये मानना है कि आप कट ऑफ से आपको ऊपर उठ जाना चाहिए। जो आप पेपर में कराए वो आने वाले 1 या 2 महीनों में आरपीएससी के रिजल्ट से डिसाइड हो जाएगा। अब जो आगे का वक्त आ रहा है उसमें आपकी रणनीति क्या हो वो ज्यादा मायने करती है। यदि आप प्री में फेल हो जाते हैं दुर्भाग्यवश, तो भी मुझे लगता है कि आपको मेंस की तरफ ही फोकस करना चाहिए। आपकी रणनीति मेंस को तैयार करने के ऊपर ही होनी चाहिए। और जो लोग पास करें ऑब्वियसली वो तो मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप प्री में फेल हो गए हैं या आपको लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं खाली बैठा रहूंगा, क्या करूंगा, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि नेक्स्ट प्री जो होने वाला है वो लगभग 1 साल बाद होगा, 1.5 साल बाद होगा, उसकी कोई डेट आई नहीं है। अब इस वक्त का जो सदुपयोग है उसको आप अपने मेंस के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, परंपरागत रूप से आपकी उन पर पकड़ कमजोर है, उन टॉपिक्स को आप कवर करने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। और जब प्री की नेक्स्ट प्री की डेट घोषित हो जाए उसके बाद आप प्री में दोबारा लग जाइए। लेकिन अभी जो 5-6 महीने का वक्त है वो सारे कैंडिडेट्स जो प्री में पास हो रहे हैं और या जो प्री में फेल हो रहे हैं वो अपना अगला 6 महीने का वक्त जो है वो आप अपने आरएएस मेंस की प्रिपरेशन पे लगाइए। अब मैं मुख्य इस बात पे आता हूँ कि जो स्टूडेंट आरएएस प्री क्वालिफाइंग करने की स्थिति में आ गए उनके सामने क्या हो। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आरएएस के जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लें और हम देख लेते हैं कि ये 4 पार्टों में डिवाइडेशन है। 200 नंबर्स के 4 पेपर हैं, जिसका जो पहला पेपर है फर्स्ट पेपर, मैं उसमें हिस्ट्री के विषय पर आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और जैसा कि मुझे जितना अनुभव रहा है, लगभग 8 पीसीएस मेंस मैंने दिए हैं, यूपीएससी से लेके आरएएस और हिमाचल प्रदेश पीसीएस, और जितना मेरे को समझ में आया है कि प्री में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, हार्डेस्ट क्वेश्चन थे अभी तक के आरएएस की हिस्ट्री में, आने वाले समय में भी आरएएस मेंस में हमें ऐसी ही बानगी देखने को मिलेगी और पेपर बहुत ही हार्ड सेट होने वाला है जैसा कि मुझे लग रहा है। तो आप हिस्ट्री का जो पोर्शन है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कवर नहीं हो रहा है इसमें। इसी प्रकार वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसा और उसके बाद का सारा काल जो है, धर्मयुद्ध से लेकर 20वीं शताब्दी तक का काल सारा उसके अंदर आ रहा है। इसी प्रकार राजस्थान की हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक टाइम से शुरू हो रही है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का उसके बाद भी राजस्थान के एकीकरण तक वो चलती जा रही है। हमें जो विशेष रूप से मैं आपको जिस चीज को तैयार कराने का प्रयास करूंगा वो हिस्ट्री के टॉपिक्स तैयार कराने का प्रयास करूंगा। मैं ये बताने का भी प्रयास करूंगा कि जो 3 पार्टों में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, 10 मार्क्स, 25 मार्क्स और 40 मार्क्स, टोटल मिला के 75 मार्क्स के आते हैं। तो उसके संदर्भ में मैं क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, हम आंसर राइटिंग कैसे करें, शॉर्ट में कैसे करें, थोड़े से बड़े जो क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर वाले आते हैं उसमें हमारी रणनीति क्या हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 क्वेश्चन लार्ज क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर्स के, टोटल मिला के 40 नंबर के, उसके अंतर्गत हम अपना कैसे लेखन को सुधारें। क्योंकि मेंस जो है वो मेनली लिखने की आर्ट है, लिखने की कला है। यदि आपने उस कला को सीख लिया तो आपको कोई भी मेंस को क्वालिफाई करने में आपको रोक नहीं सकता है। तो लेकिन आपके मन में ये प्रश्न भी उभरेगा कि सर आपने 9 मेंस दिए, आप कैसे फेल होते चले गए। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। देखिए, मेरा असफल होने का एक बड़ा कारण ये था कि जब मैं 2012 में लास्ट टाइम 2012 वाला जो आरएएस था जिसका रिजल्ट 15 में आया था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, उस दौर तक आरएएस में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यूपीएससी में भी 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे दोनों ऑप्शन थे। मेरी हिस्ट्री बहुत शानदार रही है, नो डाउट, उसी के दम पे मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ।
और पॉलिटिकल साइंस मेरा बहुत वीक था, तो मेरे हिस्ट्री में हमेशा बहुत शानदार नंबर आते थे, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस ड्रैग कर देता था। मैं पॉलिटिकल साइंस को कवर ही नहीं कर पाया 10-12 साल के पूरे चैप्टर, उस पर मेरी पकड़ नहीं हो पाई, इसलिए मेरा वो पोर्शन कमजोर रहा। लेकिन हिस्ट्री में मुझे ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री कैसे तैयार करें आरएएस के लिए, कैसे कौन सी बुकें पढ़ें, क्या हमारी रणनीति हो, क्वेश्चन हम कैसे डील करें, जब क्वेश्चन के अंतर्गत विशेष शब्द जैसे कि आलोचनात्मक परीक्षण, केवल परीक्षण, विवेचना जैसे शब्दों का समावेश होता है, तो हमारे आंसर लिखने का तरीका कैसे बदल जाता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसी संदर्भ में क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन 2018 आरएएस मेंस में आया था। क्वेश्चन ये था कि भारत में पुनर्जागरण जो था वो पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा का परिणाम था, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, क्वेश्चन ये जो है बहुत ही जबरदस्त आपसे डेप्थ नॉलेज की मांग करता है, और ये क्वेश्चन मेनली 5 पार्टों में डिवाइड हो। आप समझ सकते हैं कि जो पेपर सेटर है वो कितना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए गंभीर था। आपके पास बहुत लिमिटेड जगह है, 10 लाइनें हैं, 10 लाइन में आपको 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ये अपने आप में कला है, और इसके अंदर सोचने और समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो हम इसको समझ लेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की प्रेरणा और पश्चिम की चुनौती था, इस शब्द को अपन उसको समझा सबसे पहले। देखिए, जब पेपर सेटर ये कह रहा है कि पश्चिम की प्रेरणा था, तो उसका कहने का क्या अर्थ है। हम स्पष्ट रूप से इसको इस बात से समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो 1813 में चार्टर लागू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो भारत में ईसाई मिशनरीज को खुलकर अपने कार्य करने का मौका मिल गया, जिसमें वो चाहे तो धर्म परिवर्तन जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो करा सकती थी, कई कई मानव धर्म की सेवा भी था, लेकिन मूल उद्देश्य उनका जो था वो भारत में धर्म परिवर्तन करना था। लेकिन वो धर्म परिवर्तन कैसे करते, जब तक कि उनको भारतीय समाज, उसकी संस्कृति, उसकी संस्थाओं पर तोहमत लगाने का मौका नहीं मिलता, उनकी आलोचना करने का मौका नहीं मिलता, और परिस्थितियां ऐसी थी कि वो मौका उनको मिल रहा था। भारतीय समाज जातियों में जबरदस्त ढंग से बटा हुआ था। समाज के एक बहुत बड़े तबके के साथ भारतीय समाज के दूसरे हिस्से के द्वारा जो है बहुत ही घृणित व्यवहार किया जाता था, जिसका संदर्भ स्पष्टता से समझ सकते हैं। स्त्रियों की दशा उससे भी ज्यादा खराब थी। स्त्रियों, दलितों की स्थिति में 19वीं शताब्दी में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। स्त्रियों के संदर्भ में सती प्रथा थी, कन्यावध था, बाल विवाह थी, पर्दा प्रथा थी, एक लंबी लिस्ट थी उनके शोषण की। और ये सारा जो दौर था वो ब्रिटिश मिशनरीज को बहुत प्रोत्साहित कर रहा था कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार करें, क्योंकि धर्मांतरण तभी संभव था भारतीय जनता का जबकि ये दिखाया जाए कि आपकी जो धर्म है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो संस्थाएं हैं, वो पाश्चात्य या दूसरे रूप में कहें यूरोपियन या ईसाइयत सभ्यता और संस्कृति की तुलना में बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल जर्जर है, और यदि आप हमारे धर्म में आते हो तो आपका पुनरुद्धार होगा। तो ये जो चुनौती थी, इसको भारतीय धर्म जो समाज सुधारक थे उन्होंने बहुत गहरे ढंग से समझ लिया था। राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, हेनरी विवेन डेगाजियो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो ये एक पश्चिम की चुनौती थी कि कैसे पश्चिम के ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचना करके और भारतीय लोगों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने लग गए थे ईसाइयत के अंतर्गत। ये एक चुनौती थी। तो ये पश्चिमी चुनौती हुई। अब पश्चिम की प्रेरणा क्या थी? पश्चिम की प्रेरणा प्राप्त हुई थी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से, आधुनिक शिक्षा पद्धति से। यद्यपि इसको लाने का उद्देश्य ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत को किसी भी रूप से आधुनिक शिक्षा पद्धति की तरफ अग्रसर करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि भारत में जो निचले स्तर के काम करने वाले लोग हैं और उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम प्राप्त हो जाए, जिससे कि भारतीयों को जो निचले स्तर के क्लर्क्स हैं उनकी आपूर्ति हो सके। साथ में उनका ये भी मत था कि यदि ब्रिटिश शिक्षा नीति लागू होगी तो भारत में स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश राजभक्त वर्ग पैदा होगा। लेकिन इस ब्रिटिश शिक्षा नीति ने ये प्रेरणा उत्पन्न करी भारतीयों में कि वो इसके माध्यम से पाश्चात्य राजनीति, विचार, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति, यूरोपियन क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद जैसी आधुनिक विचारधाराओं के संपर्क में है। और
वहाँ के समाज संस्कृति इतिहास को परखने का मौका मिला और उसकी तुलना में वो भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और हमें यहाँ पर भी पश्चिम की तरह ही सुधार करने की आवश्यकता है। अर्थात पश्चिम की चुनौती एक अलग चीज है और पश्चिम की प्रेरणा जो है एक अलग टॉपिक है। तो ये दोनों साथ में आ रहे थे। लेकिन अब अपन इस क्वेश्चन को यही समाप्त करते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट करें कि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पैराग्राफ ही होगा आपका, अगर आप यहीं तक इसको समाप्त करते हैं कि उपयुक्त कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि भारत में आधुनिक पुनर्जागरण की शुरुआत पश्चिम की प्रेरणा और चुनौती के रूप में ही हुई थी, जिसको हम इस तरह से देखते हैं कि पश्चिम की चुनौती इस रूप में सामने आई थी कि ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय धर्म और संस्थाओं राजनीति पर प्रहार करके धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया जा रहा था तथा भारतीय समाज जर्जर और टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। फिर आप इसी के संदर्भ में प्रेरणा जोड़ दें कि लेकिन पश्चिम के आगमन से हमें प्रेरणा भी मिल रही थी। पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से भारतीय धर्म समाज सुधारकों को पश्चिम में स्थापित हुई नई सामाजिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं, ब्रिटिश क्रांति, रक्तहीन क्रांति, लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे नवीन विचारधाराओं से रूबरू होने का मौका मिला और यही वजह थी कि 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण आंदोलन पश्चिम की प्रेरणा और चुनौती दोनों के रूप में। यदि आप इस क्वेश्चन को यही समाप्त कर देते हैं तो आप ट्रैप में फंस चुके हैं परीक्षक के में। परीक्षक आपको इसी ट्रैप में फंसाना चाहता था कि आप इस कथन को एज इट इज स्वीकार कर लें, आप इसको इसके जो पीछे का छिपे हुआ भाव है आप उसको पकड़ने में असफल हो जाएं। साथ में वो ये भी जानना चाह रहा था कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जो इसके पीछे हुए छुपे भाव को समझ जाते हैं। जो स्टूडेंट इसके पीछे छुपे हुए भाव को समझ गए और जिन्होंने इसके आगे भी 2 और पैराग्राफ जोड़ दिए, उनको इस क्वेश्चन में बम्पर नंबर मिलने की पूरी संभावना है। 10 to 14 नंबर्स तक उनके जा सकते हैं। आगे इसका पार्ट क्या होगा? आगे इसका पार्ट होगा कि ये केवल हम ये मान लें कि पाश्चात्य चुनौती और प्रेरणा से ही भारत में पुनर्जागरण का आगमन हुआ, तो ये कहना एक आंशिक कथन होगा, क्योंकि भारत में सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जैन और बौद्ध धर्म के द्वारा तथा मध्यकाल में गुरु नानक, मीराबाई, संत तुकाराम, जमोजी जैसे धर्म और सुधार आंदोलनकारियों ने भारत में समाज में रूढ़ियों और प्रथाओं के विरुद्ध जो है कड़ा संघर्ष किया है। तो आपने इस चीज को डिफाइन कर दिया कि भारत में सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलनों की जो परंपरा है वो 19वीं शताब्दी में अचानक नहीं उभरी है, बल्कि उसकी पूरी लीगेसी रही है प्राचीन काल में, मध्यकाल में। यदि अंग्रेज ना भी आते तो भारतीय समाज और संस्कृति में पुनर्जागरण आना तय था। क्योंकि 19वीं शताब्दी तक क्यों तय था? 19वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय समाज एक बार फिर से पूरी तरह से रूढ़िग्रस्त हो चुका था, परंपरावादी बन चुका था। आप स्त्रियों की दशा देख लीजिए, आप समाज के दलित वर्ग की स्थिति देख लीजिए, तो वो आने चीज तय थी। ब्रिटिशर्स के आगमन से वो थोड़ा और पहले आ गया। वो नहीं आते तो हो सकता था 10-20 साल बाद आता, लेकिन आता अवश्य। तो हम ये जो हमारा चौथा पैराग्राफ होगा हम उसमें लिखेंगे कि ये मानना आंशिक होगा कि भारत में पुनर्जागरण का आगमन केवल पश्चिम की प्रेरणा और चुनौती के रूप में हुआ, क्योंकि भारत में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की एक लंबी विरासत रही है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में सामने आई, तथा मध्यकाल में इसका नेतृत्व गुरु नानक, पीपा, धन्ना जैसे संत परंपरा के विद्वानों के द्वारा किया गया। तो आपने ये चीज को पकड़ लिया कि हमें केवल पाश्चात्य प्रेरणा के आधार पर ही भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करनी है। अब कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन होगा कि हम देख सकते हैं कि भारत में पुनर्जागरण के प्रभावी शक्ति के रूप में पाश्चात्य चुनौती और प्रेरणा दोनों ही विद्यमान थी, लेकिन इसको प्रेरित करने वाले दूसरे कारक भारतीय समाज, इतिहास एवं सामाजिक परिवर्तनों की शक्तियों में स्वाभाविक रूप से सम्मिलित थे। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही विभिन्न क्वेश्चंस के माध्यम से आपको
ये इतिहास की जटिल संकल्पनाओं को से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। साथ में कुछ विशेष टॉपिक्स भी लूंगा समय समय पर, जिसके माध्यम से आप एक होल डायमेंशन को समझ सकें और क्वेश्चन से कैसे डील करनी है इस बात को भी आप बेहतर ढंग से समझ सकें। लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।